नमस्कार। आज हम एक ऐसे साइबर जालसाजी के केस में गहराई से उतर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई है। जी। ये मामला जुड़ा है नकली कार डीलरशिप वेबसाइटों से। इनके जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ठगे गए। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे पास इस पर एक खबर भी है जो खास तौर पर पटना के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर फोकस करती है और ये बताती है कि ये पूरा घोटाला, ये रैकेट काम कैसे कर रहा था। जी। जरा सोचिए, कोई है अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है, एक बड़ी जानी मानी कार कंपनी की डीलरशिप लेनी है। हाँ। और उसे एक वेबसाइट मिलती है जो दिखने में बिल्कुल असली लगती है, हर डिटेल मानो एकदम सही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कॉपी। लेकिन असल में वो एक बहुत शातिर तरीके से बनाया गया जाल है। सही। और खबर के मुताबिक ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। बाप रे, 1 करोड़? हाँ, और ये रकम रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ली गई थी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई रैंडम वेबसाइट नहीं थी। खबर बताती है कि इन्हें बड़ी चालाकी से एकदम असली कंपनी की वेबसाइट जैसा बनाया गया था। अच्छा। फिर इन्हें सर्च इंजन पर विज्ञापनों के जरिए सोशल मीडिया पर खूब प्रमोट किया गया, ताकि सही लोगों तक पहुंचे। हाँ, ताकि आसानी से उन लोगों तक पहुंच सकें जो फ्रेंचाइजी या डीलरशिप के मौके ढूंढ रहे थे। निशाना साफ था, वो लोग जो बड़ा पैसा लगाने को तैयार थे। ये तो वाकई डरावना है कि कितनी आसानी से इन्हें प्रचारित किया गया। लेकिन ये सिर्फ वेबसाइट बनाने तक ही तो नहीं रुका होगा, पैसा लेने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा मिलते ही खेल का, आप कह सकते हैं, अगला पड़ाव शुरू होता था। ओके। खबर के अनुसार ये पैसा फौरन कई अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था, घुमाया जाता था। लेयरिंग जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेयरिंग। ये खाते अक्सर ऐसे लोगों के नाम पर होते थे जिन्हें शायद पूरी कहानी पता भी ना हो। अच्छा। मकसद साफ था, पैसे के निशान को मिटाना, ताकि ये जो असली मास्टरमाइंड्स हैं उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। और फिर जैसे ही मौका मिलता, ये पैसा कैश में निकाल लिया जाता था। और इसी सब के चलते फिर लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने पटना के 33 साल के राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। जी। खबर में उसकी कहानी भी काफी अहमियत रखती है। बताया गया कि उसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, ये बात गौर करने वाली है, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं। और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, खासकर उसकी पत्नी की बीमारी के कारण। हाँ, और यहीं पर कहानी थोड़ी और उलझ जाती है। राहुल का एक जानने वाला था, नीतीश। उसी ने कथित तौर पर उसे इस जाल में फंसाया। खबर के मुताबिक राहुल के आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कई बैंक खाते खोले गए। अरे, उसकी आइडेंटिटी का मिसयूज हुआ। बिल्कुल। और राहुल ने पैसों के बदले में कई चेक पर साइन भी किए। ऐसा लगता है कि या तो उसे इस पूरे घोटाले की गहराई का अंदाजा नहीं था, या फिर वो मजबूरी में फंस गया। ये दिखाता है कि कैसे ये रैकेट कई बार कमजोर लोगों को अपना मोहरा बनाते हैं। यानी किसी की पहचान का इस्तेमाल करके इतनी आसानी से खाते खुल गए और करोड़ों का लेन देन हो गया। ये तो हमारे सिस्टम की खामियों की तरफ भी इशारा करता है ना? निश्चित रूप से। ये मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म और खासकर जो बैंकिंग सिस्टम में केवाईसी प्रक्रियाएं हैं, उनकी कमियों को साफ तौर पर उजागर करता है। सही बात है। अगर किसी के आधार और पैन जैसी बुनियादी जानकारी से इतनी आसानी से खाते खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी की जा सकती है, तो ये वाकई एक गंभीर चिंता का विषय है। और पुलिस अभी भी बाकियों को ढूंढ रही है। हाँ, पुलिस अभी भी इस नेटवर्क के बाकी लोगों, खासकर जो मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, नीतीश, और 2 और नाम हैं, अभय और जितेंद्र, इनकी तलाश कर रही है। ये नवादा जिले के बताए जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी मामले से आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? ठीक है, ऑनलाइन सावधान रहें, ये तो हम सुनते ही हैं, पर कुछ खास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सबक, और खबर भी इसी तरफ इशारा करती है, वो ये है कि किसी भी ऑनलाइन अवसर को लेकर, खासकर जिसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ सर्च इंजन पर दिखने वाले विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सही। हमेशा सीधे उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वो वेबसाइट जिसका एड्रेस आप जानते हैं या जिसे कंपनी खुद बताती है, और वहीं से कांटेक्ट करें या जानकारी को वेरीफाई करें। किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन चार्ज या सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर मांगा जा रहा है तो शक करना जरूरी है। ये सलाह तो बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है। हाँ, पूछिए। नहीं, एक सोचने वाली बात है। हाँ, और वो सवाल शायद ये है कि देखिए, हम डिजिटल पहचान पर, जैसे आधार और पैन,
इन पर कितना ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ इनसे जुड़ी है। बिल्कुल। लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल इतनी आसानी से हो सकता है जैसा इस मामले में दिख रहा है, तो भविष्य में अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और उसके वेरिफिकेशन को मजबूत बनाने के लिए हमें किस तरह के और कितने स्ट्रॉन्ग सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये प्रोसेस और रेगुलेशन का भी सवाल है। इस पर हमें सोचना होगा।